अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज काशिफ अब्बासी के लाइव शो में मिफ्ता इस्माइल ने शरीफों के परखचे उड़ाकर रख दिए। नाज़रीन आइए पहले गुफ्तगू सुनते हैं फिर इस पर बात करते हैं। यार ये शुरू में चाह रहा था आपसे इकोनॉमी की बजाय पॉलिटिक्स से कर लें। क्या हो रहा है आपको अगर कहा जाए 4 जुमलों में आज के सियासी हालात को एक्सप्लेन करें, कैसे करेंगे? काशिफ भाई, आप जानते हैं कि मेरी एक्सपर्टीज थोड़ी सी अगर है तो वो इकोनॉमिक मामलात में है। सियासत में सच्ची बात है कि जो चीजें हो रही हैं वो मुल्क के लॉन्ग टर्म मफाद में मेरे ख्याल से नहीं है। और काफ़ी अरसे से हम ये समझ रहे हैं, जो हम रीइमेजिनिंग पाकिस्तान के फोरम पे शायद अब्बासी साहब और मुस्तफ़ा और मैं बात करते हैं कि जिस तरफ हम लेकर जा रहे हैं मुल्क को और जिस रुख पे हम चल रहे हैं वो ठीक नहीं है। बहुत गलतियां कर रहे हैं और हम पाकिस्तान को बुरे स्टेट में लेके जा रहे हैं। लिहाजा सबको बैठ कर बात करनी पड़ेगी। और हमने यहाँ तक बात की थी कि ना सिर्फ सियासतदान बल्कि और भी स्टेक होल्डर्स जो हैं, उलमा इकराम, ब्यूरोक्रेसी, दीगर इदारे, जुडिशरी, फौज, ये सब बैठ के देखें कि हम क्या कर रहे हैं। और जो आपने आज बात की है कि पहले इमरान खान की हुकूमत में यही चीज़ें हुई कि रिकॉर्ड हुए कन्वर्सेशंस, तो उस वक्त के अपोजिशन ने बहुत बुराइयां की, आज इसकी अपोजिशन कर रही है। अब ये गेम कब तक चलेगा और हम इसके आगे कैसे बढ़ेंगे? और ये जो सच्ची बात वैसे कोई बढ़ना चाहता है वैसे मुफ्ता साहब, आप तो जाहिर है पॉलिटिक्स देख रहे हैं। नहीं, अगर कोई बढ़ना चाहता तो नजर आ चुका होता, लेकिन नजर तो नहीं आ रहा। एक मर्तबा वो जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था उससे शायद लग रहा था कि लोग बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन सच्ची बात है कि ये आकाश भाई सच बताऊं कि कोई फर्क नहीं है किसी भी जमात के एजेंडे में, कोई फर्क नहीं है किसी भी जमात की मैनिफेस्टो के अंदर। तरीकाकार में भी मसला ही है, तरीकाकार में भी कोई फर्क नहीं है। नहीं, और सच्ची बात है कि तरीकाकार तो, क्योंकि एजेंडा कुछ भी हो ना, कोई काम तो होता ही नहीं है। हुक्मरानी तो वैसे ही हमारी नासूर एकदम वो हो गई है, नाकिस है, तो काम तो कुछ होता ही नहीं है। ये सिर्फ ईगो की लड़ाई है। ये सिर्फ लड़ाई ये है कि मैं वजीर आजम बन जाऊं या मैं बन जाऊं। इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कि कोई, मतलब आप ये देखें कि ये जितनी आपने बातें की हैं, इसमें क्या बात हुई है कि रोटी की कीमत क्या हो गई? इसमें कोई बात हुई है कि बच्चे स्कूल में नहीं जाते? इसमें कोई बात हुई है कि वो सेहत का क्या हो रहा है प्लान, कि हेपेटाइटिस फैल रहा है मिसाल के तौर पर, या डायरिया फैल रहा है, या स्टंटिंग बढ़ गई है? इसकी तो कोई बात ही नहीं होती। 58% बच्चा आपका स्टंटेड या वेस्टेड है, उसकी तो बात नहीं करते। आप ये बात कर रहे हैं कि भाई ये इसके ऊपर कत्ल का मुकदमा कर दो, ये उसके ऊपर इसको पकड़ लो। ये क्या बात है? मुल्क इस तरह चलते हैं? आपको लगता है सियासी तज्जिया तहरीक इंसाफ बचेगी अगले इलेक्शन से पहले? जो हालात नजर आ रहे हैं क्या होगा? देखिए, हमने ये देखा है कि जब पीपल्स पार्टी जनरल जिया के ज़माने में भुट्टो साहब को आई थिंक 78 में एक्सिक्यूट किया था, और पीपल्स पार्टी 77 से 79 के अंदर पता नहीं कितने वर्करान कोड़े खाए हैं, जेलें दी हैं। और जब 88 के इलेक्शन हुए तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इलेक्शन वो जीत गई थी। इसी तरह 2002 में नवाज शरीफ साहब के पास मेरे ख्याल से 15-16 सीटें नहीं थी, और फिर उसके बाद 2013 में वो वज़ीर आज़म बन गए। तो अब खैर दे हैड डिफरेंट एजेस और ये डिफरेंट थोड़ा स्ट्रक्चर था पार्टीज का, लेकिन अब तक हमने ये देखा है कि हुकूमत के इन कार्रवाइयों से सियासी लीडरान जो हैं उनके साख को जख्म नहीं होता है। हाँ, अगर हुकूमत की अपनी साख को जख्म होते हैं ज्यादा जी। असल तो रोला ये होता है कि तारीख फिर जज करती है ना कि कौन कहाँ खड़ा है। तो नून लीग में सारे मुत्तफिक है जो हो रहा है। सर बहुत ज्यादा मैं वैसे भी मैं पाकिस्तान में भी नहीं हूँ, लेकिन मेरा बहुत ज्यादा कांटेक्ट नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि नून लीग के बहुत सारे लोग जो हैं वो let me put it this way, nobody can really be happy with what's happening in Pakistan. ठीक है, कोई समझते हो कि ये नेसेसरी है करना, कोई समझते हो ये नेसेसरी से थोड़ा ज्यादा हो गया करना, लेकिन कोई भी इस चीज पे खुश नहीं होता है। देखिए, मैं आपको एक सच बताऊं कि एज अ सियासतदान मेरी ये फटर्निटी है दूसरे सियासतदान। कोई और सियासतदान भी अगर जेल में जाता है सिर्फ सियासी बुनियादों पे, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, और अगर उनके साथ जाती हो तो अच्छी नहीं लगता। और ये आपने देखा है, वो जब हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा मुसलमानों के ऊपर वो जुल्म होता था, और अभी होता है, लेकिन उस वक्त जब तो राहत अंदोरी साहब थे, उनका इंतकाल हो गया, उन्होंने शेर कहा था कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो ये बात भी सबको याद रखनी चाहिए।
आपको क्या लगता है, आप ज़ाहिर है दोस्त लोग इकट्ठे बैठते हैं, शाहिद साहब भी आपके साथ बैठते हैं, शाहिद साहब अगला इलेक्शन लड़ेंगे मुस्लिम लीग नून के टिकट पर? सर मैं इसका जवाब नहीं देना चाहता, ये शाहिद भाई से भी मत पूछिएगा और मैं भी जवाब नहीं दूंगा इसका। आप लड़ेंगे अगला इलेक्शन नून लीग के टिकट में? सर मैंने तो जब मुझे हटाया गया था तो उस वक्त मैंने कह दिया था कि मैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से हट चुका हूं, और ये जो हमारी री इमेजिनिंग पाकिस्तान थी उसके अंदर भी हम यही बात कर रहे थे, और मैं और मुस्तफ़ा तो पहले से ये बात कर रहे थे कि मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं तो मईशत की ज्यादा बात समझता हूं, मुस्तफ़ा वगैरह दीगर बातें करते हैं कि सीरियसली बहुत गलत डायरेक्शन है इस कंट्री का। और जब आपके देखें 1970 में बांग्लादेश जब हमसे अलग हुआ था तो उनकी इनकम हमारी इनकम से आधी थी, आज वो हमसे ज्यादा अमीर हो गए हैं। आज जब आप मुझसे सवाल पूछेंगे जब ये होगा कि डिफॉल्ट होगा नहीं होगा, सवाल ये कि आप सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, सवाल इसलिए पूछ रहे हैं कि लोगों को जहन में ये खतरे हो गए। तो जब ये खतरा ठीक है जी, ये खतरा दुरुस्त है कि डिफॉल्ट होगा, ये सवाल पूछना ये खतरा मौजूद है? बिल्कुल, सवाल तो बनता है ना, आज सवाल बनता है ना, दुनिया पूछ रही है, तो ये क्यों पूछा जा रहा है? ये क्यों नहीं पूछता कोई हिंदुस्तान के सियासतदानों से, ये क्यों नहीं पूछते दुनिया के और दीगर सियासतदानों से? क्योंकि हम उस नैच पे आ गए हैं, और हम तो मतलब सर IMF ना हुआ तो क्या होगा मिफ्ता साहब? अगर ये प्रोग्राम हो जाता है तो फिर हमारी सेफ लैंडिंग हो सकती है। अगर ये नवंबर में कर लेते ट्रांच तो ये मसला इतना नहीं होता। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया ये मसला होता रहा। हमने कुछ अरसे तक जो था वो रुपए को 228 या 230 पे बांध के रखा था डॉलर को, उसके हमारी एक्सपोर्ट्स कम हो गई, उससे बहुत सारे हमारे जब डिफॉल्ट रिस्क बढ़ गया तो बहुत सारे जो मिडिल ईस्टर्न बैंक्स थे जिससे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद वो रीरोल कर देंगे अपने पैसे, उन्होंने पैसे उठा लिए वापस, तो डिफॉल्ट का एक चांस बढ़ गया, उसके ऊपर से रुपए में प्रेशर बहुत आ गया है। डार साहब खुद बताते होते थे, मैं आपको सुना देता हूँ, वो कहते थे कि डॉलर 200 से नीचे होना चाहिए। जी सर, मुझे पता है कि डार साहब कहते थे, हुआ नीचे नहीं हुआ ना, 200, डार साहब 180 का कहते थे, पहले 160 का कहते थे, फिर 180 का कहते थे, आज 280 का है। चलो मुझे ब्रेक लेनी है। मिफ्ता साहब ब्रेक पे जाने से पहले ये बताएं कि आखिर अगला वजीर आजम कौन होगा? गैस। मिफ्ता इस्माइल और काशिफ अब्बासी नहीं होंगे। चल ये बताएं आप इलेक्शन के बाद कह रहे हैं या इलेक्शन से पहले? इलेक्शन से पहले कह रहे हैं, कैटेगरी की बात कर रहे हैं? पहले इलेक्शन से पहले वाला बता दें। सर इलेक्शन से पहले मुझे सचमुच कोई आइडिया नहीं है। इलेक्शंस के बाद मेरा एक फेवरेट है, वो अल्लाह करे वो हो जाए। क्या इलेक्शन के बाद कौन होगा? आप भी जानते हैं, आपका वो है रिश्तेदार जानने वाला है, आपका लास्ट नेम भी शेयर करता है, शाहिद खाकान अब्बासी। मैं ये समझता हूं कि शाहिद अब्बासी से ज्यादा मुनासिब कोई भी आदमी नहीं है इस वक्त पाकिस्तान को यहां से लीड करने के लिए, जिसके अंदर सारे अपोजिशन को वो साथ मिला सकता है, सारी हुकूमत को साथ मिला सकता है। खींचना पड़ रहा है मुझे प्रोग्राम थोड़ा सा। आप अभी तो कह रहे थे कि मेरे से सवाल ना पूछें कि वो PMLN के टिकट लेंगे कि नहीं लेंगे, तो वजीर आजम कैसे बनेंगे? सर आपने मुझसे कुछ और पूछा है, आपने पूछा है कि क्या पूछा, मैंने कहा वो जवाब मैं नहीं दे रहा हूं। मैंने समझ रहा हूं कि सबसे ज्यादा मुनासिब वो होना चाहिए, मेरी ख्वाहिश है, इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो बन जाएगा। और सर इलेक्शन लड़ेंगे तो मुनासिब बना वजीर आजम बनेगा ना? वो आप हाँ ठीक है, वो बात दुरुस्त है आपकी, लेकिन अगर आप मुझसे पूछते हैं कि इस वक्त सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट आदमी कौन है पाकिस्तान में वजीर आजम बनने का, मैं कहता हूँ शाहिद अब्बासी है। इसमें कोई मेरे जहन में डाउट नहीं है। इस वक्त अगर कोई एक आदमी सारे पोलिटिकल फोर्सेस, शहबाज शरीफ अच्छा वजीर आजम नहीं है आप कह रहे हैं? शहबाज शरीफ बहुत अच्छा वजीर आजम है, तो फिर बहुत अच्छा वजीर आजम है हमारे पास, लेकिन शाहिद अब्बासी विल बी अ बेटर पर्सन विदाउट अ डाउट इन माई माइंड। तो मरियम नवाज इस कंपैरिजन में कहां है आपके लिए? जी, मरियम नवाज शरीफ कहां बैठती हैं इस कंपैरिजन में एज अ प्राइम मिनिस्टर? मैं ये समझता हूं कि इस वक्त शाहिद अब्बासी इज द बेस्ट चॉइस। तो नाज़रीन, आपने देखा कि मिफ्ता इस्माइल ने PTI पर होने वाले जुल्म के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई और सख्त मजम्मत की, और साथ में ये भी कहा कि इस तरीके से PTI खत्म नहीं हो सकती। और नाज़रीन, जब मिफ्ता इस्माइल से ये सवाल किया गया कि आप और शाहिद खाकान अब्बासी नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे, तो मिफ्ता इस्माइल ने इस सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया, और इसके साथ साथ ये भी कहा कि मैं अगला वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी को देखना चाहता हूँ। यानी उनकी नजर में शरीफ खानदान से बेहतर शाहिद खाकान अब्बासी हैं, क्योंकि वो शरीफों को नाअहल समझते हैं। नाज़रीन, आपने मिफ्ता इस्माइल की गुफ्तगू सुनी, आपकी इस बारे में क्या राय है? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।